आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से पर एक गहरी चर्चा करेंगे जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार। बिल्कुल, मौलिक अधिकार। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन आज हम इसे रटने के लिए नहीं बल्कि ये समझने के लिए खंगालेंगे कि ये अधिकार आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। और ये दिलचस्प भी बहुत है। हाँ, और एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। हमें 6 नहीं बल्कि मूल रूप से 7 अधिकार मिले थे, तो वो एक कहाँ गया, इस पर भी बात करेंगे। चलिए करते हैं। तो पहला अधिकार, समानता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। मतलब सीधी सी बात है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। हाँ, और किसी से भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और सरकारी नौकरियों में भी सबको बराबर मौके मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये जो बराबर मौके वाली बात है, ये कागज पर जितनी सीधी लगती है, असल में उतनी है नहीं। अच्छा। यहीं पर 1992 का वो इंदिरा साहनी केस बहुत जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया था, लेकिन एक शर्त के साथ, है ना? बिल्कुल, उन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब जो लोग पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और 50% की एक सीमा भी लगा दी। तो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश की गई। सही कहा, सिद्धांत और व्यवहार में एक संतुलन। ठीक है, तो ये तो हुई समानता की बात। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर हमारी अपनी आजादी, जैसे बोलने की, कहीं भी आने जाने की, उसके लिए हमारे पास है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 6 तरह की आजादी दी गई है, पर इसमें जो सबसे कीमती है वो है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी, और यहाँ जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। 1978 के मेनका गांधी केस ने कहा कि इसका मतलब है गरिमा के साथ जीवन, और बस यहीं से कहानी पूरी बदल जाती है। और इसका दायरा तो लगातार बढ़ ही रहा है, जैसे हाल ही में राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार। हाँ, निजता का अधिकार भी इसी में जोड़ा गया। बिल्कुल, 2017 के पुट्टास्वामी केस ने इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया। और जो बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21A, वो भी इसी के एक देन है। तो मतलब हमारा संविधान एक तरह से जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। एकदम सही। अच्छा, समानता और स्वतंत्रता के बाद संविधान शोषण पे भी तो सीधा हमला करता है ना, जैसे बंधुआ मजदूरी या हाँ, बाल मजदूरी। अनुच्छेद 23 और 24 सीधे सीधे गुलामी के हर रूप पर रोक लगाते हैं, चाहे वो इंसानों की खरीद फरोख्त हो या किसी बच्चे से खतरनाक काम करवाना। और इसी के साथ धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी हैं। ये अनुच्छेद 25 से 30 में आते हैं। ये अधिकार भारत की जो विविधता है उसे सहेज कर रखते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार देते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मान लीजिए किसी के साथ असल में भेदभाव होता है या उसे बोलने से रोका जाता है, तो वो क्या करेगा? मतलब क्या ये सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें हैं? यही तो सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। वो क्यों? क्योंकि ये वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। मतलब अगर मेरे किसी अधिकार का हनन होता है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। सही है? ठीक समझे, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करके आपके अधिकार को लागू करवा सकता है। रिट्स जैसे हेबियस कॉर्पस। सोचिए, पुलिस किसी को बिना वजह हिरासत में ले ले, तब ये रिट कोर्ट को कहती है कि उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो। ये सीधे सीधे सत्ता के गलत इस्तेमाल पर एक ब्रेक है। तो असल में अनुच्छेद 32 के बिना बाकी सारे मौलिक अधिकार सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब बन के रह जाते। बिल्कुल, यही तंत्र उन्हें शक्तिशाली बनाता है। और हाँ, वो 7वां अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44 संशोधन के बाद हटा दिया गया था, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक नहीं, ताकि भूमि सुधार जैसे सामाजिक काम किए जा सकें। जी। तो हमने देखा कि कैसे ये अधिकार हमें समानता और स्वतंत्रता देते हैं, और उन्हें लागू करवाने की गारंटी भी। एक आखिरी विचार, हमने देखा कि कैसे निजता का अधिकार अदालत की व्याख्या से पैदा हुआ है ना? हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी या डिजिटल दुनिया से जुड़े कौन से नए मुद्दे हमारे इन मौलिक अधिकारों को और नया आकार देंगे।